हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, आपने जीडीपी वर्ड न्यूज में या फिर रियल लाइफ में अक्सर जरूर सुने होंगे, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जीडीपी क्या होती है आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद 101% जीडीपी को लेकर आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीडीपी होती क्या है। अब दोस्तों, जीडीपी के बारे में जानने से पहले दोस्तों ध्यान सुनिएगा कि हमारी भारतीय सीमा, यानी कि हमारे भारत के अंदर या भारतीय सीमा में एक वर्ष के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज, कूलर, मोबाइल, जैसे फूड में आटा हो गया, कंस्ट्रक्शन में जैसे सरिया, सीमेंट आदि। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों जो हमें सर्विसेज दी जाती है इस जीडीपी के अंदर, जो हमें सर्विसेज दी जाती है जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर आदि अपनी सर्विस देता है, और इन दोनों के योग को ही हम जीडीपी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों आप ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज जीडीपी क्या होती है। एक साल में भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यों का योग, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज। फिनिश्ड प्रोडक्ट दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में उपभोग हो गया हो या जो बिक गया हो। यानी कि दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी से उसका प्रोडक्शन होने के बाद वो मार्केट में जाकर वो बिक गया हो या उसका उपभोग हो गया हो, उस पर जो हमें इनकम हो रही है। और उसके बाद सर्विसेज या हमें जो सेवाएं मिल रही हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या वकील हो गए, टीचर हो गए, जिन्हें हमें सर्विस के रूप में जो इनकम हो रही है, इन दोनों के योग को ही हम जीडीपी बोलते हैं या जीडीपी में काउंट करते हैं। अब दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब चाहे कोई भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, या चाहे इंडियंस हो या फॉरेनर हो, यदि वो प्रोडक्शन और सर्विसेज वो अपने इंडिया, अपने भारत की सीमा के अंदर कर रहा है या भारतीय सीमा के अंदर सर्विस दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो हमारे इंडिया की जीडीपी में काउंट की जाएगी। यानी कि दोस्तों कोई विदेशी कंपनी है, यदि वो भारतीय सीमा के अंदर या भारत में प्रोडक्शन कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, तो उससे जितनी भी इनकम होगी वो इंडियन जीडीपी में काउंट की जाएगी। अब दोस्तों आप जीडीपी के बारे में जान गए होंगे कि यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज का योग जो होता है वही हमारी जीडीपी होती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट में उपभोग हो गया या बिक गया हो, उससे जो हमारी इनकम हो रही है, प्लस सर्विसेज जो हमारे डॉक्टर्स, वकील और टीचर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उनसे जो इनकम होती है, और इन दोनों के योग को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। अब दोस्तों जीडीपी ग्रोथ को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल के रूप में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, इसमें फर्स्ट ईयर यानी मान लीजिए पहले साल में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट से जो इनकम हुई वो मान लीजिए 1 लाख रुपए की हुई, और उसके बाद जो सर्विसेज दी गई, मान लीजिए सर्विसेज कितने की दी गई, वो भी 1 लाख रुपए। अब दोस्तों फिनिश्ड प्रोडक्ट से इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपए। सर्विसेज जो दी गई कितने की? 1 लाख रुपए। तो हमारी जो जीडीपी कितनी बनी दोस्तों पहले साल में? यहाँ पर बनी कितनी हमारी? 2 लाख। अब दोस्तों उसी कंट्री में जो हमारा सेकेंड ईयर में मान लीजिए फिनिश्ड प्रोडक्ट से जो हमारी इनकम हुई, मान लीजिए यहाँ पर हो गई दोस्तों 90,000 रुपए। यानी कि फर्स्ट ईयर के तो आपको डाटा एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ये हुआ। और सेकंड ईयर में दोस्तों मान लीजिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है कितने का हुआ, इससे इनकम कितनी हुई? 90,000। और सर्विसेज से जो इनकम हुई दोस्तों मान लीजिए 1,20,000 रुपये हो गई, जो सर्विसेज दी गई इससे जो इनकम आ रही। तो अब दोस्तों जो दूसरे साल में जो हमारी जीडीपी कितनी बनेगी दोस्तों इन दोनों का योग, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों? 2,10,000। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ निकालेंगे, तो हम इस दूसरे साल का हम पहले साल से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पहले साल में जो जीडीपी कितनी निकल गई है दोस्तों? 2 लाख रुपए। लेकिन ये हमें सेकेंड ईयर में कितनी निकली है? 2,10,000 रुपए। यानी कि दोस्तों कितना अधिक आया? इसकी तुलना करने पर हमारी जीडीपी कितने परसेंट बढ़कर आई है? यानी कि यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपए बढ़ गए, यानी कितना परसेंट बढ़ी है? 5%। यदि इससे हम निकालेंगे ग्रोथ कितना हुआ दोस्तों? 5% इंक्रीज हुई है जीडीपी जो है हमारी। अब दोस्तों जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो 2 प्रकार से काउंट किया जाता है। पहला नंबर क्वार्टरली यानी कि तिमाही, और दूसरा एनुअल यानी कि 1 वर्ष में। अब दोस्तों मान लीजिए हमारा चालू वित्त वर्ष है,
या 2020 का, मान लीजिए हम इसे फर्स्ट तिमाही के अप्रैल मई और जून यानी कि फर्स्ट तिमाही के यदि हमें जीडीपी निकालनी है तो हमें इसके पिछले वाले साल यानी कि 2019 के अप्रैल मई और जून की जो तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ था उससे हम कंपेयर करेंगे, उससे हम कंपेयर करके निकालेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों यदि हम जुलाई से सितंबर की 2020 की चालू वित्त वर्ष वाली अगर इसके हम निकालना चाहेंगे तो इसके एक साल पहले के हम जुलाई से सितंबर के ही बीच के जीडीपी की ग्रोथ से हम कंपेयर करके ही अपने जीडीपी ग्रोथ निकालेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने इस साल की जो जीडीपी अभी बताई गई अपने चालू वित्त वर्ष 2020 के अप्रैल से जून की फर्स्ट तिमाही की, कि हमारी जीडीपी ग्रोथ सबको पता ही होगी, हर जगह न्यूज में आपको पता ही होगा कि हमारी जीडीपी -23% में चली गई। तो हमारी जीडीपी -23 में क्यों गई दोस्तों? क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे इस 3 महीने में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। अब इस समय ना ही हमारे देश में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी दी गई, ना ही कोई सर्विसेज दी गई लॉकडाउन की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम इस 3 महीने के यदि हम 2019 से कंपेयर करेंगे उसके फर्स्ट तिमाही से, तो उस समय प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा था और सामान भी बिक रहा था, सर्विसेज भी दी जा रही थी। तो उससे हम कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है हमारी जीडीपी माइनस में जाएगी। अब दोस्तों यदि जीडीपी माइनस में जा रही है तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सरकार को ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की उम्मीद होती है। सरकार कारोबारियों को अलग अलग स्कीम के माध्यम से ज़्यादा पैसा देती है, इससे आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब दोस्तों हम जीडीपी ग्रोथ के एनुअल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है एनुअल है, सालाना का है, हम आपको इससे पहले के 4 साल का को डाटा बता रहे हैं। जो हमारा 2016 और 17 का जीडीपी ग्रोथ था वो 8.3% था। अब दोस्तों हम 16 और 17 का जीडीपी जब निकाले थे 8.3% आया था, तो हम इसको 2015 और 16 से कंपेयर किए थे। अब दोस्तों हमारा 16 और 17 में कितना जीडीपी कितने परसेंट आई थी, इंक्रीज हुई थी 8.3%, और 2017 और 18 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ था दोस्तों 7% था। हम इसको 7% आया था तो हम किससे कंपेयर किए दोस्तों? 16 और 17 से, यानी कि इसके एक साल पहले से। इसी प्रकार दोस्तों 18-19 में 6.1% और 19 और 20 में 4.2% है। और दोस्तों जो हमारा चालू वित्त वर्ष है 20 और 21, इसमें जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने ये बताया है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की बात कही है, उन्होंने अनुमान लगाया है। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि भारत की जो वर्तमान इकोनॉमी है उसे रिकवर करने में दूसरे एशियाई देशों से ज्यादा समय लगेगा। अब दोस्तों आपने जीडीपी ग्रोथ के बारे में जान लिया, अब आपको हम बताते हैं कि जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। अब दोस्तों जो हमारी जीडीपी की गणना होती है वो 2 प्रकार से होती है। पहला एक नॉमिनल जीडीपी, दूसरा रियल जीडीपी। अब दोस्तों जो हमें सरकार आंकड़ा बताती है वो नॉमिनल जीडीपी का बताती है, जिसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज का योग जो होता है वो उसके आधार पर ही गणना की जाती है। इसमें दोस्तों जो हमारा इन्फ्लेशन होता है यानी कि महंगाई दर, इसमें नहीं माइनस की जाती है। और जो हमारा रियल जीडीपी दोस्तों होता है इसमें जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर होती है, इसमें ये माइनस की जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा इन्फ्लेशन या महंगाई दर होता है वो क्या होता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है प्रेजेंट टाइम में, और महंगाई दर जो इन्फ्लेशन है दोस्तों 7% है, यानी कि 7 आपके मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में 100 रुपए है और महंगाई दर इस समय कितनी है 7% है। आपको हम इन्फ्लेशन बारे में बता रहे हैं। और दोस्तों यदि हम इसको 1 ईयर के बाद देखेंगे तो हमारा ये जो 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर होगी वो केवल 93 रुपए होगी, यानी कि जो हमारी 100 रुपए की क्षमता रह जाएगी केवल 93 रुपए हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट टाइम में कितनी हमारी इन्फ्लेशन थी 7% थी। तो दोस्तों ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारे रियल जीडीपी में माइनस की जाती है, लेकिन हमारी जो नॉमिनल जीडीपी में होती है ये माइनस नहीं की जाती है। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि किसी भी देश की सही स्थिति उसके रियल जीडीपी से भी पता लगाई जा सकती है। रियल जीडीपी की जो दोस्तों विश्वसनीयता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें कुछ टर्म्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे दोस्तों पहला नंबर आप जान लीजिए कि मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। अब दोस्तों डिप्रिसिएशन को
ध्यान देने के लिए, जानने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। एक साल के अंदर प्रोडक्शन के समय जो भी मशीन यूज होती है उसमें कुछ टूट फूट होती है, घिसावट होती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, मूल्यह्रास होता है। मान लीजिए कोई मशीन है, आफ्टर 1 ईयर बाद, ये न्यू है, जब हमारी नई न्यू मशीन है, लेकिन 1 ईयर बाद इसमें एक साल के अंदर इससे प्रोडक्शन होगा जिसमें टूट फूट होगी, घिसावट होगी, तो इसकी दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगी कम हो जाती है। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, डिप्रिसिएशन, जिसको मूल्यह्रास बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है हमारा एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दोस्तों एनडीपी क्या होता है? अब दोस्तों हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी यानी कि जो हमारे दोस्तों फिनिश्ड प्रोडक्ट है और सर्विसेज का योग, वो तो हमारा जीडीपी है। यदि इसमें से दोस्तों हम डिप्रिसिएशन जो है हमारा मूल्यह्रास, इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इन टर्म्स को दोस्तों अच्छे से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, और इन्हीं जानने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि हमारा जो नेशनल आय है, इनकम वो कैसे निकलती है। अब दोस्तों हमारा जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब दोस्तों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमारी जो जीडीपी है। अब दोस्तों हमारा जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है, यह अपने देश में या विदेश में कहीं से भी आय अर्जित कर रहा है, यानी कि जीडीपी में x प्लस x क्या है दोस्तों, भारतीय द्वारा अर्जित आय, देश अथवा विदेश कहीं भी, यानी कि वो इंडियन होना चाहिए, वो उसकी इनकम अपने देश से हो रही है या किसी अदर देश में जाकर वो जो उसकी इनकम हुई है उसको हम ऐड करेंगे तो, और उसके बाद दोस्तों क्या है इसमें माइनस एम, यानी कि विदेशी द्वारा भारत की सीमा में अर्जित आय। यानी कि दोस्तों कोई विदेशी है और वो भारत की सीमा के अंदर कोई बिजनेस करता है, उसके द्वारा जो आय अर्जित होती है वो हमारा, उसको हम हमसे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और यही हमारा क्या होता है दोस्तों, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या निकल गया दोस्तों, जीडीपी प्लस एक्स, भारतीय द्वारा अर्जित है, देश अथवा विदेश कहीं भी, लेकिन वह इंडियन होना चाहिए, और माइनस एम, यानी कि विदेशी द्वारा भारत की सीमा में अर्जित है। अब दोस्तों हमारा ये जीएनपी हो गया। अब हम बताते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब दोस्तों हमारा जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, वो जो हमारा जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से यदि हम डिप्रिसिएशन जो होता है, मूल्यह्रास होता है, यदि हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है दोस्तों, वो हमारा निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी। यानी कि जीएनपी क्या होता है, यानी नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी, यानी कि एनएनपी हमारा दोस्तों क्या होता है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, जो हमारा मूल्यह्रास होता है। अब दोस्तों हमारा ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट अपनी बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट एफसी और मार्केट प्राइस एमसी के बारे में। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये होती है दोस्तों प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी है, वो 20 पेन है, 20 पेन का उत्पादन, जो 20 पेन का उत्पादन करती है तो उसको कितने रुपए का खर्च आता है, 400 रुपए का। तो जाहिर सी बात है एक पेन पे कितना आ गया खर्च, 20 रुपए। यही हमारी क्या है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, यानी कि एक पेन को बनाने में उसको कितना खर्च करना पड़ रहा है, किसको कितना पैसा लग रहा है दोस्तों, 20 रुपए। अब दोस्तों ये हमारी एक्चुअल कास्ट है, लेकिन जो हमारी मार्केट प्राइस है, अब हमारे जो एक्चुअल कास्ट है, यानी कि एक पेन बनाने में से कितने रुपए लगे, 20 रुपए। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि दोस्तों इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दें, और प्लस जो हमें प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट ऐड कर दें, तो हमारा दोस्तों ये क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस, जिस पर हमारे जो मार्केट में सेलिंग की जाती है, जिस पर यहाँ वस्तु मार्केट में बिक रहा होता है, वो हमारा होता है मार्केट प्राइस बन जाता है। यानी कि जब दोस्तों हमारी एक्चुअल कास्ट में हम इनडायरेक्ट कास्ट और प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस। अब दोस्तों जो हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्स जो इसमें दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि प्रोडक्ट मार्केट में बिका है या नहीं। अब दोस्तों हम एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कास्ट यानी एक्चुअल कास्ट पे हम यदि इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर रहे हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि मार्केट कास्ट यानी कि जो हमारी मार्केट प्राइस है वो निकल के आती है। अब दोस्तों यहाँ से यदि हम NNP निकालना एक्चुअल कास्ट निकालना चाहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो बनेगा NNP एट फैक्टर कास्ट पर NNP एट MP या MC कुछ भी कहते हैं, मार्केट प्राइस या मार्केट कास्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इधर जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा प्लस सब्सिडी दोस्तों जो इस पर सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है निकल के आया NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। और दोस्तों यही हमारा होता है नेशनल प्रोडक्ट। अब दोस्तों अब आपको हम अगला पॉइंट बताते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहला नंबर जो हमारा NNP एट फैक्टर कास्ट है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालने की NNP एट FP मान लीजिए फैक्टर कास्ट, यही हमारी क्या होती है दोस्तों, यही हमारी नेशनल प्रोडक्ट होता है। यही मान लीजिए हमारा नेशनल प्रोडक्ट या दोस्तों इसको इनकम ही बोल सकते हैं, इनकम भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी प्रति व्यक्ति आय हम निकालने के लिए हमारी जो नेशनल इनकम है उससे हम कुल जनसंख्या से भाग करके जितना आता है उतना निकालते हैं। यानी कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम NNP एट फैक्टर कास्ट जो हमारी नेशनल इनकम होती है उससे कुल जनसंख्या को भाग करके हम निकालते हैं हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम में 2020 में जो हमारे इंडियंस की प्रति व्यक्ति आय है पर व्यक्ति पर 1.35 लाख है। और दोस्तों इसमें प्रति व्यक्ति आय में यदि हम राज्य पर ले लेते हैं तो जो हमारा गोवा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है 4.5 लाख रुपए है। और सबसे यदि हम कम पर है जो है दोस्तों है बिहार है, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है लगभग 43,000 रुपये। यानी कि दोस्तों हमारे इंडिया में प्रति व्यक्ति लोगों की जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है 1.35 लाख है। यदि हम इसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो राज्य है वो गोवा है जिसके प्रति व्यक्ति आय है लगभग 4.5 लाख, और बिहार सबसे कम किसकी है बिहार की लगभग 43,000 रुपये। अब दोस्तों अब ध्यान रखिएगा जो हमारे इंडिया की तो आप देख ही रहे हैं, यदि पूरे इंडियंस में ओवरऑल इंडिया निकाल रहे हैं तो कितना रहा 1.35 लाख आ रहा है। अब दोस्तों हम कंपेयर कर लो USA, जो यूएसए है दोस्तों वहाँ की प्रति व्यक्ति जो इनकम आय है कैपिटल इनकम है दोस्तों वो है कि लगभग 32 लाख रुपए। आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे इंडिया की कितनी है और हम इस USA कितनी है। अब इसकी तुलना में दोस्तों इतना हमें आने में बहुत साल लग जाएंगे। और दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि हमारा जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यह CSO पर ईयर हर तिमाही यानी कि एक साल में 4 बार GDP का आकलन करता है। ये था दोस्तों हमारा GDP के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट और विस्तार से जो आपको बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।